बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीर कामिल की किस्त नंबर 22। मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि तुम अपने अपार्टमेंट पर ही होगे। सिर्फ तुमने जानबूझकर आंसर फ़ोन लगा दिया होगा। साद अगले दिन 10 बजे सालार के अपार्टमेंट पर मौजूद था। सालार ने नींद में उठकर दरवाज़ा खोला था। तुम इस तरह बताए बगैर भाग क्यों आए मेरे अपार्टमेंट से? साद ने अंदर आते हुए झाड़ा। भागा तो नहीं, तुम सो रहे थे। मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। सालार ने आंखें मसलते हुए कहा। किस वक्त आए थे तुम? शायद 4-5 बजे। ये जाने का कौन सा वक्त था? साद ने तुनक कर कहा। और तुम इस तरह आए क्यों? सालार कुछ कहने की बजाय लिविंग रूम के सोफ़े पर जाकर औंधे मुँह लेट गया। शायद मेरी बातों से तुम नाराज़ हो गए थे, मैं इसीलिए एक्सक्यूज़ करने आया हूँ। साद ने दूसरे सोफ़े पर बैठते हुए कहा। कौन सी बातों से? सालार ने गर्दन को हल्का सा तिरछा करते हुए उसी तरह लेटे साद से पूछा। वही सब कुछ जो मैंने कुछ गुस्से में आकर रात को तुमसे कह दिया। साद ने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। नहीं, मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर तो नाराज़ नहीं हो सकता। तुमने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर तुम्हें एक्सक्यूज़ करने के लिए यहाँ आना पड़ता। सालार ने उसी के अंदाज में कहा। फिर तुम इस तरह अचानक मेरे अपार्टमेंट से क्यों आ गए? साद बज़िद हुआ। बस मेरा दिल घबराया और मैं यहाँ आ गया, और चूँकि सोना चाहता था इसलिए आंसर फ़ोन लगा दिया। सालार ने पुरसुकून अंदाज में कहा। फिर भी मैं ये महसूस कर रहा था कि मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सुबह से बहुत पछता रहा हूँ। जाने दो उसे। उसने उसी तरह चेहरा सोफ़े पर छुपाए रखा। सालार, तुम्हारे साथ आजकल क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो है। कुछ अजीब से होते जा रहे हो तुम। इस बार सालार यकदम करवट बदलते हुए सीधा हो गया। चित लेटे साद की तरफ देखते हुए उसने पूछा। मसलन कौन सी बात अजीब सी होती जा रही है मुझ में? बहुत सारी हैं। तुम बहुत चुपचाप रहने लगे हो, छोटी छोटी बातों पर उलझने लगे हो। इबाद मुझे बता रहा था कि यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ा हुआ है तुमने, और सबसे बड़ी बात के मज़हब में दिलचस्पी ले रहे हो। सबसे बड़ी बात के मज़हब में दिलचस्पी ले रहे हो। उसके आखिरी जुमले से सालार के माथे पर तेवरियाँ आ गईं। मज़हब में दिलचस्पी? ये तुम्हें गलत फहमी है। मैं मज़हब में दिलचस्पी लेने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस हूँ। मुझे ज़िंदगी में कभी इस तरह का और इस हद तक डिप्रेशन नहीं हुआ जिसका शिकार मैं आजकल हूँ, और मैं सिर्फ़ उस डिप्रेशन से निजात हासिल करने के लिए रात नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। उसने बहुत तुरशी से कहा। डिप्रेशन क्यों है तुम्हें? साद ने पूछा। अगर ये मुझे पता होता तो मुझे यकीनन डिप्रेशन ना होता। मैं अब तक इसका कुछ ना कुछ कर चुका होता। फिर भी कोई ना कोई वजह तो होगी। यूं बैठे बिठाए डिप्रेशन तो नहीं हो जाता। साद ने तबसरा किया। सालार जानता था वो ठीक कह रहा है, मगर उसे वजह बताकर ख़ुद पर हंसने का मौका फराहम नहीं करना चाहता था। किसी दूसरे के बारे में तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे तो बैठे बिठाए ही हो जाता है। सालार ने कहा। तुम कोई एंटी डिप्रेसेंट ले लेते? साद ने कहा। मैं उनका ढेर खा चुका हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो तुम किसी साइकेट्रिस्ट से मिल लेते। मैं ये काम तो कभी नहीं करूँगा। मैं तंग आ चुका हूँ इन लोगों से मिलते मिलते। कम अज़ कम अब तो मैं नहीं मिलूँगा। सालार ने बेइख्तियार कहा। पहले किस सिलसिले में मिलते रहे हो तुम? साद ने कुछ चौंक कर तजस्सुस के आलम में पूछा। बहुत सी बातें थीं, तुम उन्हें रहने दो। वो अब चित लेटा छत को घूर रहा था। तो फिर तुम ऐसा किया करो कि इबादत किया करो, नमाज़ पढ़ा करो। मैंने कोशिश की थी, मगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता। ना तो मुझे वहाँ कोई सुकून मिला, ना ही मैं ये जानता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो क्या है, क्यों पढ़ रहा हूँ। तो तुम ये जानने की कोशिश करो कि सालार ने उसकी बात काट दी। अब फिर रात वाली बहस शुरू हो जाएगी, सिराते मुस्तकीम वाली, और फिर तुम्हें गुस्सा आएगा। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, साद ने कहा। जब मुझे यही नहीं पता कि सिराते मुस्तकीम क्या है, तो फिर मैं नमाज़ कैसे पढ़ सकता हूँ? तुम नमाज़ पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सिराते मुस्तकीम क्या है। कैसे? तुम खुद ही गलत खामों से बचने लगोगे।
अच्छे काम करने लगोगे। साद ने वजाहत करने की कोशिश की। मगर मैं कोई गलत काम नहीं करता और ना ही मुझे अच्छे काम करने की ख्वाहिश है। मेरी ज़िंदगी नॉर्मल है। तुम्हें ये एहसास हो भी नहीं सकता कि तुम्हारा कौन सा काम सही है और कौन सा गलत, जब तक कि सालार ने उसकी बात काट दी। सही और गलत काम मेरा मसला नहीं है। अभी तो बस मुझे बेसुकूनी रहती है और उसका ताल्लुक़ मेरे कामों से नहीं है। तुम वो तमाम काम करते हो जो इंसान की ज़िंदगी को बेसुकून कर देते हैं। मसलन, सालार ने चुभते हुए लहजे में कहा, तुम पोर्क खाते हो। कम ऑन, वो बेख्तियार बिलबिलाया। पोर्क यहाँ कहाँ आ गया? तुम मुझे एक बात बताओ। सालार उठकर बैठ गया। तुम तो बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते हो, बड़ी इबादत करते हो। नमाज ने तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ कर दी? मुझे बेसुकूनी नहीं है। हालांकि तुम्हारे फार्मूले के मुताबिक तुम्हें भी बेसुकूनी होनी चाहिए, क्योंकि तुम भी बहुत से गलत काम करते हो। सालार ने तुर्की बातुर्की जवाब दिया। मसलन, मैं क्या गलत काम करता हूँ? तुम जानते हो, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं जानता, तुम दोहराओ। साद ने जैसे उसे चैलेंज किया। सालार उसे कुछ देर देखता रहा। फिर उसने कहा, मैं नहीं समझता साद कि सिर्फ़ इबादत करने से ज़िंदगी में कोई बहुत नुमायाँ तब्दीली लाई जा सकती है। अच्छे कामों या किरदार का ताल्लुक़ इबादत करने या ना करने से नहीं होता। साद ने उसकी बात काट दी। मैं इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि अपने मज़हब में कुछ दिलचस्पी लो और इस्लाम के बारे में कुछ इल्म हासिल करो, ताकि अपनी इस गलत किस्म की फ़िलासफ़ी और सोच को बदल सको। मेरी सोच गलत नहीं है। मैंने मजहबी लोगों से ज़्यादा झूठा, मुनाफिक और धोखेबाज किसी को नहीं पाया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम बुरा नहीं मानोगे, मगर मैं सच कह रहा हूँ। अभी तक मुझे 3 ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जो बहुत मुसलमान बनते हैं और इस्लाम की बात करते हैं, और तीनों फेक हैं। वो बड़ी तल्खी से कह रहा था। सबसे पहले मैं एक लड़की से मिला। वो भी बड़ी मजहबी बनती थी, पर्दा करती थी, बड़ी पारसा और पाकबाज होने का ड्रामा करती थी, और साथ में एक लड़के के साथ अफेयर चला रही थी। अपने मंगेतर के होते हुए उसके लिए घर से भाग भी गई। उसे ज़रूरत पड़ी तो उसने एक ऐसे शख्स की भी मदद ली जिसे वो बुरा समझती थी, यानी उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने में कोई यार नहीं समझा उन मोहतरमा पारसा खातून ने। उसके लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट थी। उसके बाद मैं एक और आदमी से मिला जिसने दाढ़ी रखी हुई थी। बड़ा पक्का और सच्चा किस्म का मुसलमान था वो, लेकिन उसने उस लड़की की मदद नहीं की जिसने उससे भीख मांगने की हद तक मदद मांगी थी। उसने उस लड़की से शादी नहीं की जिसे वो मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाता रहा। और अभी कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ अमेरिका में उससे मिला तो उसकी दाढ़ी भी गायब हो चुकी थी, शायद उसके इस्लाम के साथ। वो हंसा। और तीसरे तुम हो। तुम पोर्क नहीं खाते। सिर्फ़ एक हराम काम है जो तुम नहीं करते, बाकी सब तुम्हारे लिए जायज़ है। झूठ बोलना, शराब पीना, ज़िना करना, क्लब जाना, गीबत करना, दूसरों का मजाक उड़ाना। हालांकि वैसे तुम बड़े नेक हो। तुमने दाढ़ी रखी हुई है। तुम हमारा दिमाग खा जाते हो इस्लाम की बातें कर कर के। ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाने पर तुले रहते हो। हर बात में मज़हब का हवाला ले आते हो, ये आयत और वो हदीस, वो आयत और ये हदीस। इसके अलावा तुम्हारी ज़ुबान पर और कुछ होता ही नहीं। और जब मैं तुम्हारा अमल देखता हूँ तो मैं ज़र्रा भर भी तुमसे मुतासिर नहीं होता। कितना मुश्किल काम होता है इस्लाम के बारे में तुम्हारा लेक्चर सुनना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुझ में और तुम में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। तुम दाढ़ी रख कर और इस्लाम कर कर के वो सारे काम करते हो जो मैं दाढ़ी के और इस्लाम की बात किए बगैर करता हूँ। इबादत ने क्या इनकलाब बपा किया है तुम्हारी ज़िंदगी में, सिवाय इसके कि तुम्हें एक खुशफहमी हो गई है कि तुम तो सीधे जन्नत में जाओगे और हम सारे दोज़ख में। तुम्हारे कौल और फ़ेल में अगर ये तज़ाद ना हो तो मैं कभी तुमसे ये सब ना कहता। मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम दूसरों को मज़हब की तरफ राग़िब करने की कोशिश ना किया करो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम ख़ुद भी मज़हब के सही मफ़हूम से वाकिफ़ नहीं हो। अब मेरी इन सारी बातों को माइंड मत करना। सालार अब टेबल पर पड़ा, एक सिगरेट सुलगा रहा था। साद तकरीबन गूंगा हो गया था। ठीक है, मुझसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, मगर अल्लाह इंसान को माफ़ कर देता है। और मैंने कभी ये तो नहीं कहा
کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں اور دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، سعد، تم خواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے لیے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو۔ ہمیں برا ہی رہنے دو، اس نے ترشی سے کہا۔ اس لمحے اس کے دل میں جو آیا اس نے سعد سے کہہ دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔ وہ اس ویکنڈ پر بہت دنوں کے بعد کسی ریسٹورنٹ گیا تھا۔ اپنا آرڈر ویٹر کو نوٹ کروانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے شیشوں سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہ جس میز پر بیٹھا تھا وہ کھڑکی کے قریب تھی اور قد آدم کھڑکیوں کے شیشوں کے پاس بیٹھ کر اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محویت کو توڑا تھا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اس سے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹیشو کے ساتھ اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا۔ ریسٹورنٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلز اتنی قریب تھیں کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا، مگر وہ وہاں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سکون سے کچھ وقت گزارنے آیا تھا اور یہ سب اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر غیر محسوس طور پر اس کی سماعتیں ابھی بھی انہی سسکیوں کی طرف مرکوز تھیں۔ اس نے کچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس بار اس کے مڑنے پر لڑکی نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے بعد ان دونوں کی نظریں ملیں اور وہ چند لمحے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھی۔ اسے یکدم ایک اور چہرہ یاد آیا، امام ہاشم کا چہرہ، اس کی متورم آنکھیں۔ ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ چکا تھا اور وہ اسے سرو کرنے لگا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ ویٹر نے اپنا کام کرتے کرتے اسے غور سے دیکھا، مگر سالار کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحے گزارنے آیا ہوں، ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کسی بھی طرح نہیں۔ وہ پاگل تھی، وہ بکواس کرتی تھی اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی، کہاں مری، یہ سب اس نے خود کیا تھا۔ میں نے صرف ایک مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اسے طلاق دے دیتا۔ لاشعوری طور پر خود کو سمجھاتے سمجھاتے ایک بار پھر اس کا پچھتاوا اس کے سامنے آنے لگا تھا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کی سسکیاں اب اس کے دماغ میں نیزے کی انی کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میں اپنی ٹیبل تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت کھردرے انداز میں ویٹر کو مخاطب کیا۔ ویٹر حیران ہو گیا۔ کس لیے سر؟ یا تو ان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دو یا میری، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ ویٹر نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا، پھر وہ سالار کا مسئلہ سمجھا یا نہیں، مگر اس نے کونے میں لگی ہوئی ایک ٹیبل پر سالار کو بٹھا دیا۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے وہاں آ کر واقعی سکون ملا تھا۔ سسکیوں کی آواز اب وہاں نہیں آ رہی تھی، مگر اب اس لڑکی ایک چہرہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ چاولوں کا پہلا چمچ منہ میں ڈالتے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر دوبارہ پڑی۔ وہ ایک بار پھر بدمزہ ہو گیا۔ اسے ہر چیز ایک دم بے ذائقہ لگنے لگی۔ یہ یقیناً اس کی ذہنی کیفیت تھی، ورنہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا تھا۔
इंसान नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी ज़ुबान पर जायका चखने की हिस्स है। यह कितनी बड़ी नेमत है कि मैं अगर कोई चीज़ खाती हूँ तो मैं उसका जायका महसूस कर सकती हूँ। अच्छा खाना खाकर खुशी महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं। उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी थी और ये शायद इंतहा साबित हुई। वो किसी आतिश फिशां की तरह फट पड़ा। उसने पूरी कुव्वत से चम्मच अपनी प्लेट में पटका और बुलंद आवाज़ में धाड़ा, शट अप, जस्ट शट अप। रेस्टोरेंट में एकदम खामोशी छा गई। यू बिच बास्टर्ड, जस्ट शट अप। वो अब अपनी सीट से खड़ा हो गया था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम मेरे जहन से निकल क्यों नहीं जाती? दोनों कनपटियों पर हाथ रखे हुए वो चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम मुझे दोबारा नजर आई। वो एक बार फिर चिल्लाया। फिर उसने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया और उस वक्त पहली बार उसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों, उनकी नज़रों का एहसास हुआ। वो सब उसे देख रहे थे। एक वेटर उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर तशवीश थी। आपकी तबीयत ठीक है सर? सालार ने कुछ भी कहे बगैर अपना वॉलेट निकाला और चंद करेंसी नोट टेबल पर रख दिए। एक लफ्ज़ भी मज़ीद कहे बगैर वो रेस्टोरेंट से निकल गया। वो इमामा नहीं थी, एक भूत था जो उसे चिमट गया था। वो जहाँ जाता वो वहाँ होती। कहीं उसका चेहरा, कहीं उसकी आवाज़, और जहाँ ये दोनों चीज़ें ना होती वहाँ सालार का पछतावा होता। वो एक चीज़ भूलने की कोशिश करता तो दूसरी चीज़ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। बाज़ दफ़ा वो इतना मुश्तइल हो जाता कि उसका दिल चाहता वो उसे दोबारा मिले तो वो उसका गला दबा दे या उसे शूट कर दे। उसे उसकी हर बात से नफ़रत थी। उस रात उसके साथ सफ़र में गुजारे हुए चंद घंटे उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर रहे थे। मगर आप क्यों आ रहे हैं? वो दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थे और उसने सालार को चंद दिनों बाद न्यू हेवन आने की इतला दी थी। सालार इस वक्त रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहा होता तो वो इस इतला पर यकीनन खुश होता, मगर वो इस वक्त ज़हनी अबतरी के जिस दौर से गुज़र रहा था उसमें कामरान का आना उसे बेहद नागवार गुज़र रहा था और वो ये नागवारी छुपा भी नहीं सका। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों आ रहे हैं? तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। कामरान उसके लहजे पर कुछ हैरान हुआ। और पापा ने भी कहा है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊँ। वो होंठ भींचे उसकी बात सुनता रहा। तुम मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लेना। मैं तुम्हें एक दिन पहले अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग के बारे में बता दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। 4 दिन के बाद उसने कामरान को एयरपोर्ट से रिसीव किया। वो सालार को देखकर हैरान रह गया। तुम बीमार हो? उसने छूटते ही सालार से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। लग तो नहीं रहे हो। कामरान की तशवीश में कुछ और इजाफा होने लगा। वो आंखों में आंखें डालकर बात किया करता था। आज खिलाफे मामूल वो आंखें चुरा रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी वो बहुत गौर से सालार को देखता रहा। वो बहुत एहतियात से ड्राइव कर रहा था। कामरान को हैरानी हुई। वो इस कदर रैश ड्राइव करता था कि उसके साथ बैठे हुए बड़े से बड़ा जीदार आदमी डरता था। कामरान को ये एक मस्बत तब्दीली लगी थी, मगर ये वाहिद मस्बत तब्दीली थी जो उसने महसूस की थी। बाकी तब्दीलियाँ उसको परेशान कर रही थीं। स्टडीज़ कैसी जा रही हैं तुम्हारी? ठीक हैं। उसे सफ़र के दौरान भी इसी तरह के जवाब मिलते रहे थे। ये उसके अपार्टमेंट की हालत थी जिसने कामरान के इज़्तिराब को इतना बढ़ाया था कि वो कुछ मुश्तइल हो गया था। ये तुम्हारा अपार्टमेंट है सालार? माय गॉड! सालार के पीछे उसके अपार्टमेंट में दाखिल होते ही वो चिल्ला उठा था। सालार अपनी चीज़ों को जिस तरह मुनज़्ज़म रखने का आदी था, वो नज़्म व ज़ब्त वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ हर चीज़ अबतर हालत में नज़र आ रही थी। जगह जगह उसके कपड़े, जुराबें और जूते बिखरे पड़े थे। किताबों, अखबारों और मैगज़ीन्स का भी यही हाल था। किचन की हालत सबसे बुरी थी और बाथरूम की उससे भी ज़्यादा। कामरान ने कुछ शौक की हालत में पूरे अपार्टमेंट का जायज़ा लिया। कितने माह से तुमने सफाई नहीं की है? मैं अभी कर देता हूँ। सालार ने सर्द मोहरी के आलम में चीज़ें उठाते हुए कहा। तुम इस तरह रहने के आदी तो नहीं थे। अब क्या हुआ? सालार बहुत परेशान था। कामरान बहुत परेशान था। कामरान ने अचानक एक मेज़ पर सिगरेट के टुकड़ों से भरी एस्ट्रे के पास जाकर सिगरेट के टुकड़ों को सूंघना शुरू कर दिया। सालार ने चुभती हुई तेज़ नज़रों से अपने बड़े भाई को देखा, मगर कुछ कहा नहीं।
कामरान ने चंद लम्हों के बाद वो एस्ट्रे नीचे पटक दिया। सालार, व्हाट आर यू अप टू दिस टाइम? मुझे साफ साफ बताओ, मसला क्या है? ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो तुम? नहीं, मैं कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके जवाब ने कामरान को खासा मुश्तइल कर दिया। वो उसे कंधे से पकड़कर तकरीबन खींचते हुए बाथरूम के आईने के सामने ले आया। शक्ल देखो अपनी, ड्रग एडिक्ट वाली शक्ल है या नहीं? और हरकतें तो बिल्कुल वैसी ही हैं। देखो, नज़रें उठाओ अपनी, चेहरा देखो अपना। वो अब उसे कॉलर से खींचते हुए कह रहा था। सालार आईने में अपने आप को देखे बगैर भी जानता था कि वो इस वक्त कैसा नज़र आ रहा होगा। गहरे हलकों और बड़ी हुई शेव के साथ वो कैसा नज़र आ सकता था। रही सही कसर इन महासों और होंठों पर जमी हुई पपड़ियों ने पूरी कर दी थी, जो बेतहाशा कॉफ़ी और सिगरेट पीने का नतीजा थे। महासों की वजह से उसने रोज़ शेव करनी बंद कर दी थी। कुछ नाराज़गी के आलम में उसने कामरान से अपना कॉलर छुड़वाया और आईने पर नज़रें दौड़ाए बगैर बाथरूम से निकलने की कोशिश की। लानत बरस रही है तुम्हारी शक्ल पर। लानत वो लफ्ज़ था जो कामरान अक्सर इस्तेमाल किया करता था। सालार ने पहले कभी इस लफ्ज़ को महसूस नहीं किया था, मगर इस वक्त कामरान के मुंह से ये जुमला सुनकर वो जैसे भड़क उठा था। हाँ, लानत बरस रही है मेरी शक्ल पर। तो वो कदरे बिफरे हुए अंदाज में कामरान के सामने तन कर खड़ा हो गया। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं ड्रग्स नहीं ले रहा तो मैं नहीं ले रहा। आपको यकीन करना चाहिए। तुम पर यकीन? कामरान ने तंजिया लहजे में उसके पीछे बाथरूम से बाहर आते हुए कहा। उसने होंठ भींच लिए और कमरे की चीज़ें समेटने का काम जारी रखा। यूनिवर्सिटी जा रहे हो तुम? कामरान को अचानक एक और अंदेशा हुआ। जा रहा हूँ, वो चीज़ें उठाता रहा। कामरान को तसल्ली नहीं हुई। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारा चेकअप करवाता हूँ। अगर आप ये सब करने आए हैं तो बेहतर है वापस चले जाएं। मैं कोई किंडरगार्टन बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। कामरान ने इस बार कुछ कहने की बजाय उसके साथ मिलकर चीज़ें उठानी शुरू कर दी। सालार ने इत्मीनान का सांस लिया। उसका ख्याल था कि अब वो इस मामले पर दोबारा बहस नहीं करेगा, मगर उसका ये अंदाज़ा गलत था। कामरान ने उसके पास अपने क़याम को लंबा कर दिया। 2-3 दिन की बजाय वो पूरा 1 हफ़्ता वहाँ रहा। सालार उसके क़याम के दौरान बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जाता रहा, मगर कामरान इस दौरान उसके दोस्तों और प्रोफेसर्स से मिलता रहा। सेमेस्टर में फ़ेल होने की खबर भी उसे सालार के दोस्तों से ही मिली थी और कामरान के लिए ये एक शौक़ था। सालार से कुछ भी तवक्को की जा सकती थी, मगर सेमेस्टर में फ़ेल होना, वो भी इस बुरी तरह से, जबकि वो कुछ अर्सा पहले तक यूनिवर्सिटी के पिछले रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए टॉप कर रहा था। इस बार उसने सालार से इस मामले को डिस्कस नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान सिकंदर उस्मान को फ़ोन करके इस सारे मामले से आगाह कर दिया। सिकंदर उस्मान के पैरों तले से एक बार फिर ज़मीन निकल गई थी। सालार ने अपना साबका रिकॉर्ड बरकरार रखा था। वो 1-1.5 साल के बाद उनके लिए कोई ना कोई नया मसला खड़ा करता रहता था और हाशिम मुबीन वाले मामले को भी इतना ही अरसा होने वाला था। आप अभी उससे इस मामले पर बात ना करें। यूनिवर्सिटी में कुछ छुट्टियां होने वाली हैं, आप उसे पाकिस्तान बुला लें, कुछ अरसे के लिए वहाँ रखें, फिर मम्मी से कहें कि वो उसके साथ वापसी पर यहाँ आ जाए और जब तक उसकी तालीम ख़त्म नहीं होती उसके साथ रहें। कामरान ने सिकंदर उस्मान को समझाया। सिकंदर ने इस बार ऐसा ही किया। वो बग़ैर बताए छुट्टियां शुरू होने से पहले न्यू हेवन पहुंच गए। उसका हुलिया देखकर सिकंदर उस्मान के पेट में गिरहें पड़ने लगी थीं, मगर उन्होंने कामरान की तरह उससे बहस नहीं की। उन्होंने उसे अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए कहा। उसके एहतजाज और तालीमी मसरूफियात के बहाने को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी सीट बुक करा दी और उसे पाकिस्तान ले आए।